तो चलिए एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, और मेल के जरिए एक दर्शक ने हम तक सवाल भेजा है। लवकेश है उनका नाम, और 26 साल उनकी उम्र है, 35,000 उनकी मंथली सैलरी है, और उनका जो लक्ष्य है वो है 40 लाख। आने वाले 10 सालों में 40 लाख वो इन्वेस्ट, मतलब वो चाहते हैं कि इतना रिटर्न उनको मिल जाए। फ्रेश इन्वेस्टर हैं और एसआईपी के जरिए ही शुरुआत करना चाहते हैं। तो कौन से फंड्स हैं नीरज जो ये ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए लवलीश, जो आपका टारगेट है 40 लाख का गोल है आपका अगले 10 साल में, अगर हम 40 लाख का गोल 12% की रेट ऑफ रिटर्न के साथ मान के चलें कि आपको ये रिटर्न्स मिलेगा, तो रफली 17,500 रुपये मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि आपकी आय 35,000 है तो लगभग 50% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि क्या गोल आप में वापस उसको रिडिफाइन करेंगे या उसको एडजस्ट करना चाहेंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप आज एक न्यूनतम राशि से शुरू करिए और धीरे धीरे उस पैसे को बढ़ाइए। दूसरा ये है, या फिर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा जोखिम ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बारी के निवेशक हैं। इसलिए ऐसी राय देना ठीक नहीं है कि आप इमीडिएटली एक एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो बेटर ये है कि आप कहीं मीडियम हाइब्रिड फंड आप ले सकते हैं, या फिर आप लार्ज कैप मल्टी कैप फंड्स ले सकते हैं, जिसमें आप निवेश शुरू करिए और थोड़ी अमाउंट से, जैसे 10,000 से आप शुरू करिए और धीरे धीरे हर साल उसको जैसे जैसे आपकी आय बढ़े आप उसको बढ़ाते रहिए। आपके कुछ असेट्स जो हम बता रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, मिराई का असेट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, एक अच्छा मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। सिमिलरली बीएनपी पारिवास इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का मिला करके, और आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप। तो लार्जली ये तीनों फंड जो हमने आपको सजेस्ट किए कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की इक्विटी फंड्स नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह, इसलिए आप इनमें आप निवेश शुरू करिए। 10,000 से शुरू कर लीजिए और धीरे धीरे अगर आप इसको डिसिप्लिन अप्रोच में इन्वेस्ट करते जाएंगे और अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो आप निश्चित तौर पे पूरा कर पाएंगे अपना गोल। जी नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए निवेश करने से पहले? देखिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कोई भी है तो उसको अपना एक रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है। उसको एक नेचर ज़रूर समझनी चाहिए कि जहां वो निवेश कर रहा है उसमें कितना जोखिम है, क्योंकि जनरली एक रिटर्न्स देख करके लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ आते हैं, और जैसे ही बाजार में वॉलेटिलिटी शुरू होती है या बाजार थोड़ा सा डाउन साइड पर आता है तो वो पैनिक करते हैं और बाहर निकलते हैं। तो कोई भी निवेशक जो पहली बार म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहा है, एक तो वो अपना नज़रिया देखे कि कितनी अवधि का उसका नज़रिया है उस निवेश का और उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट शुरू करें और इनिशियली स्टार्ट करें एक हाइब्रिड इक्विटी फंड, बैलेंस फंड काइंड कैटेगरी से, ताकि बहुत ज़्यादा रिस्क उसको ना दिखे आने वाले टाइम में। तो रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं। तो एक और कॉलर है हमारे साथ, आशुतोष भागवत हैं। जी आशुतोष, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैंने अपनी क्वेश्चन भेजा था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। मैंने अभी एसआईपी स्टार्ट किया जनवरी से जी। तो मेरा अराउंड 20,000 पर मंथ का टारगेट है एसआईपी में। तो मैंने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया है, मतलब स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड स्कीम, जैसे एसबीआई बैलेंस फंड में मैं 10,000 मंथली डालता हूँ, और ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड में 5,000 डालता हूँ। जी, तो एसआईपी के जी बताइए। जी, तो मुझे मेरा टारगेट अराउंड 2025 तक 1 करोड़ अचीव करने का है। तो क्या मेरे करंट इन्वेस्टमेंट को मैं अगर 10 साल तक कंटिन्यू रखता हूँ तो आशुतोष सिर्फ एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये टारगेट अचीव करने के लिए, या कोई और इन्वेस्टमेंट प्लान आपके पास ऑलरेडी है, या किसी और में भी इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं? नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह में तो मैंने कर रखा है, बट मुझे सिर्फ एसआईपी के थ्रू अचीव करना है। जी नीरज, क्या सजेस्ट करेंगे? एसआईपी के जरिए ही अपना टारगेट जो है अचीव करना चाहते हैं, तो जो अमाउंट इन्होंने पर मंथ का बताया है टारगेट लेके सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के लिए, तो वो किस तरीके से मुमकिन होगा? देखिए आशुतोष जी, आपके 2 गोल जो आपने बताए हैं, एक आपने बताया कि आपको 1 करोड़ अकुमुलेट करना है 2025 तक, जो कि आज से रफली 9 साल के बाद है, और दूसरा आपको 1 करोड़ रुपये और चाहिए 2035 के अंदर। तो प्रैक्टिकली आपको 2 करोड़ रुपये जुटना है अगले 2035 तक के समय में। दूसरा, आप ऑलरेडी जो एसआईपी कर रहे हैं उतने से आपका गोल अचीव होना मुश्किल है। अगर हमारे को 42,000 रुपीज़ पर मंथ हम आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आपके दोनों गोल अचीव होते हैं। दूसरा, अगर हम आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर 3 स्कीमें हैं। एसबीआई का आपका ब्लू चिप फंड है, एसबीआई का आपका बैलेंस फंड है, और एसबीआई का ही आपका ग्लोबल फंड है। आप एक ही फंड हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप
एक एएमसी का रिस्क भी ले रहे हैं और एक फंड मैनेजर का रिस्क भी ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। अपनी निवेश को आप अलग अलग एएमसीज के साथ, अलग अलग फंड मैनेजर के साथ निवेश कीजिए, क्योंकि अगर आप इन टोटल ये तीनों का पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत सारी ओवरलैपिंग आपको नजर आएगी। इसलिए डाइवर्सिफाई करिए दूसरे फंड हाउस के साथ में भी और अपना निवेश बढ़ाइए। 42,000 रुपये अगर आप आज से शुरू करेंगे, अगर आपका पुराना कंट्रीब्यूशन भी हम मान लें इसमें, हालांकि आपने मेंशन नहीं किया है कि कितना आप कंट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके दोनों गोल अचीव हो पाएंगे। नीरज, जहां डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स की बात आती है वहां ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जरूरी क्यों है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ एक ही कंपनी के फंड्स में मतलब हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो मुश्किल हो जाता है आगे जाके? देखिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कई सारे रिस्क की बात करते हैं, और हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हम एक पैसिव इन्वेस्टर हैं, हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। जब आप किसी भी एक एएमसी के साथ रिस्क लेते हैं तो कई बार उनकी परफॉर्मेंस एक हिट ले लेती है, क्योंकि उनका एक नज़रिया है, लेट्स से कि उनका नज़रिया किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे है और वो सेक्टर खराब हो गया है, वो सेक्टर नहीं चला, तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट हिट लेगी। जबकि दूसरे फंड हाउस का या दूसरे फंड मैनेजर का किसी और चीज़ में वो ओवरवेट या अंडरवेट हो सकता है। तो जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस दी फंड हाउस, तो फंड्स की कॉल्स अलग अलग होती हैं, फंड मैनेजर्स की कॉल अलग अलग होती हैं, तो आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच से एक बेटर रिटर्न जनरेट करते हैं, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो थोड़ी बेटर आती है। तो वाकई रिटर्न आपको बेटर ज़रूर मिलेंगे अगर आप फंड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, और ज़रूरी क्यों है ये भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया।